में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू और सबसे पहले आपको कोरोना का अपडेट देते हैं। तो उत्तर प्रदेश में कोरोना का अपडेट इस प्रकार है कि 24 घंटे में कुल 1175 मामले सामने आए हैं। एक्टिव केसों की बात की जाए तो 22,700 हैं। 24 घंटे में कुल टेस्ट 3.19 लाख हुआ है। 24 घंटे में रिकवरी रेट 97.4% रहा है, जबकि 24 घंटे में पॉजिटिविटी रेट 0.3% रहा है। 5 करोड़ से ज्यादा टेस्ट वाला अकेला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। 37 जिलों में सिंगल डिजिट में केस हुए। और बातचीत करने के लिए अनामिका हमारे साथ जुड़ गई है। अनामिका, अगर बात की जाए, कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि रिकवरी रेट भी लगातार अच्छे होते जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कोरोना की स्थिति हमने जो 1 महीने पहले देखी थी, उससे अब स्थितियां बिल्कुल विपरीत है। और अब देखा जाए तो बहुत सारे जिले, यानी कि अगर बात की जाए तो अब करीब 60 से 65 जिले उस कैटेगरी में आ चुके हैं जहां पर 600 से भी कम केस हैं। और अगर बीते 24 घंटे की बात की जाए तो 1175 मामले ही सामने आए, जो कल तक 1300-1400 के आसपास के थे। तो यानी कि दिन पर दिन उत्तर प्रदेश की स्थिति कम से कम कोरोना मामले को लेकर के हालात बेहतर की तरफ है और पॉजिटिविटी रेट में भी गिरावट हो रही है, रिकवरी रेट बढ़ रहा है। और अब 2 जिले ऐसे हैं जहां पे 0 केस है और 37 जिले लगभग ऐसे हैं जहां पे सिंगल डिजिट में केसेस है। बाकी शेष जो जिले हैं वहां पे डबल डिजिट में है। यानी कि अब आंकड़े बहुत कम तक आके रुक गए हैं। मिनिमम केसेस ही अब उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। हालांकि इससे खुश होने के साथ साथ एहतियात बरतने की भी जरूरत है। लेकिन अगर आंकड़ों की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में दिन पर दिन हालात बेहतर की तरफ बढ़ रहे हैं। अब बीते 24 घंटों का आंकड़ा ये बता रहा है कि अगर 1 हफ्ते के बाद ये आंकड़े और भी कम होंगे और लखनऊ भी इन श्रेणी में शामिल हो जाएगा जहां पे 600 से भी कम केस। बिल्कुल अनामिका, जिस तरह से लॉकडाउन किया गया इसका बहुत ज्यादा असर देखने को मिल रहा है, लेकिन आपने जिस तरह से कहा कि खुश होने की जरूरत नहीं है, लापरवाही बरतने की जरूरत नहीं है, अभी भी आपको उसी तरह से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराना होगा। देखिए, इसीलिए मैंने जिक्र भी किया कि 1 महीने पहले जो हालात थे उससे अब स्थितियां बहुत ही बेहतर की तरफ दिखाई दे रही हैं। और यही वजह रही है कि जिस तरीके से सरकार ने लॉकडाउन लगाया, सही टाइम पर लॉकडाउन लगाया। हालांकि संपूर्ण लॉकडाउन नहीं था, आंशिक कर्फ्यू लगाया गया। इसीलिए इस बीच आर्थिक गतिविधियां भी चलती रही, बाकी कामकाज भी होते रहे। लेकिन जो लोग बेफिजूल घर से बाहर निकल रहे थे उनको घर में रोकने का प्रयास किया गया। और इसी का नतीजा ये है कि बगैर संपूर्ण लॉकडाउन लगाए हुए उत्तर प्रदेश में कोरोना ग्राफ में तेजी के साथ गिरावट हो रही है, रिकवरी रेट बढ़ रहा है, पॉजिटिविटी रेट जो है वो कम हो रहा है। और अब अगर बात की जाए तो 5 करोड़ से ज्यादा टेस्ट करने वाला यूपी सबसे बड़ा राज्य है, क्योंकि जहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या है, सबसे ज्यादा लोग पॉजिटिव हो रहे थे, वहां पे टेस्टिंग को बढ़ाया गया। ये ना सोच करके कि टेस्टिंग बढ़ाने से कहीं ऐसा ना हो कि ज्यादा लोग कोरोना की गिरफ्त में आ जाए, टेस्टिंग बढ़ाई गई इसलिए। बिल्कुल टेस्टिंग बढ़ाई गई, कोरोना कर्फ्यू लगाया गया और हालात अब बहुत बेहतर स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहां पर भी सबको कोरोना के प्रति लापरवाही अब भी नहीं बरतनी है, तभी जाकर बिल्कुल कोरोना के मामले प्रदेश से खत्म होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनामिका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एक और बड़ी खबर आ रही है, परिवहन विभाग से जुड़ी बड़ी खबर है। परिवहन कर्मियों के लिए टीकाकरण जरूरी होगा। टीकाकरण सर्टिफिकेट दिखाने के बाद ही परिवहन कर्मियों को वो वेतन मिलेगा। टीकाकरण के बाद ही काम की इजाजत मिलेगी। वैक्सीन नहीं लगवाई तो वेतन नहीं मिलेगा। ये एक बात सामने आई है। तो टीकाकरण करवाना जरूरी है और कितना अहम है ये अब परिवहन विभाग में दिखाई दे रहा है। उनका कहना है कि जो भी कर्मचारी हैं उनको वेतन तभी मिलेगा जब वो टीकाकरण का सर्टिफिकेट दिखाएंगे। बातचीत करने के लिए मोहम्मद शबाब आलम इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। शबाब, लोग टीके से बच रहे हैं और शायद यही वजह है कि एक जुगत लगाई है परिवहन विभाग ने कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि एक डर भी हो जाए कि ठीक है, अगर आप जब तक सर्टिफिकेट नहीं दिखाएंगे वेतन नहीं मिलेगा। तो ऐसे में लोगों को एक मन में होगा और वो जाएंगे टीका लगवाने। और देखिए, ये परिवहन विभाग का एक बड़ा इनिशिएटिव है और इसको बहुत अच्छे नजरिए से परिवहन निगम के कर्मचारी भी देख रहे हैं। हालांकि ये सर्कुलर अभी जो है वो सिर्फ लखनऊ के लिए है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि लखनऊ में अगर सारी चीजें बेहतर रही तो इस पूरे काम को जो है वो बढ़ाया जाएगा। और सीधे तौर पर ये बात समझने लायक है कि अगर टीका नहीं तो कोई भी काम नहीं। और परिवहन ने जो निगम के जो क्षेत्रीय प्रबंधक है लखनऊ के, हमने उनसे भी बात की तो उन्होंने कहा कि एक इनिशिएट लेने की कोशिश है। ये किसी को डराना या धमकाना नहीं है कि अगर लगवाओगे नहीं तो तनख्वाह नहीं देंगे।
ये एक कोशिश है छोटी सी पॉजिटिविटी की तरफ कि लोग जो हैं वो टीका लगवाएं और उसके बाद वो अपनी टीके की जो कार्ड होता है उसको दिखाएंगे, तो उसके बाद जो है उनको बिल्कुल शबाब, ये उन कर्मचारियों के लिए ही, उनकी जिंदगी के लिए ही ये किया जा रहा है, इसलिए इसको पॉजिटिव तरीके से लिया जाए, इसलिए टीका लगवाएं और अपना वेतन पाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शबाब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो परिवहन विभाग से जुड़ी जो खबर हम आपको बता रहे थे कि परिवहन विभाग ने एक सर्कुलर जारी किया है कि जो भी परिवहन विभाग के कर्मचारी हैं उनको वेतन तब मिलेगा जब वो टीकाकरण का सर्टिफिकेट दिखाएंगे, या फिर काम भी तभी मिलेगा जब वो टीकाकरण का सर्टिफिकेट दिखाएंगे। और इसके लिए किसी तरह का कोई दबाव नहीं है, कर्मचारी भी इसका स्वागत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ, टीका जरूरी है, इसलिए सरकार ने ये फैसला लिया है। और खबर यह है, बीजेपी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि योगी के नेतृत्व में ही साल 2022 का उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। संगठन और सरकार में बड़े बदलाव नहीं होंगे। उत्तर प्रदेश संगठन में कोई बड़ा बदलाव दिखाई नहीं देने वाला है। बीएल संतोष ने 3 दिन तक फीडबैक लिया था। बीएल संतोष ने नड्डा को रिपोर्ट भी सौंपी थी और इसी पर बातचीत करने के लिए इस वक्त बीजेपी नेता रवि किशन हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अब तो सीएम योगी के नेतृत्व में 2022 के चुनाव के लिए आप लोग अब तैयारी करेंगे, जिस तरह की खबर आ रही है। जी नीलू जी, मतलब मैं सभी को कह देना चाहता हूँ कि ये जो सोच भी रहे थे या जो इस बातों को उड़ा भी रहे थे विरोधी दल, दे आर स्टूपिड पीपल। दे शुड नो कि किस तरह से महाराज जी, संगठन, उत्तर प्रदेश के मंत्रीगण दिन रात कोरोना काल, कोविड काल में अपने आप को झोंके हुए हैं। तो ये सोच भी बहुत ही बचकानी थी लोगों की। मतलब कहते हैं ना, विरोधियों के पास कुछ रहा नहीं, तो यही लोगों ने सब उड़ाया था कि संगठन में बदलाव होगा, इनमें बदलाव होगा। ऐसा कुछ नहीं है। महाराज जी के नेतृत्व में हम लोग पिछला 2017 भी चुनाव देखे हैं, उनके कार्यशैली में किसी को कोई इफन पट नहीं है। इज अ वेरी स्ट्रांग मैन, हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट है और पूरा उत्तर प्रदेश उनको प्रेम करता है। जनमानस के लिए वो जान देते हैं और उसका रिजल्ट ये है कि हम लोग वी आर फाइटिंग द इलेक्शन 2022, हम उनके नेतृत्व में लड़ रहे हैं और हम लोग इस बार 300 पार होंगे। अगेन हम लोग बहुत अच्छे से चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे और जनता की सेवा में इसी तरह जमीन पर हम लोग भारतीय जनता पार्टी का समस्त कार्यकर्ता गण रहेगा और महाराज जी मुख्यमंत्री रहे। ठीक है रवि किशन जी, कहा यह जा रहा है कि योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, लेकिन इस तरह की खबर भी आ रही है कि उससे पहले मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और बहुत सारे ऐसे चेहरे जो उत्तर प्रदेश से जा सकते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल में। तो इसको लेकर किसी तरह की सुगबुगाहट और फिर यहाँ पर भी कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे योगी मंत्रिमंडल में? मैं इसमें गौर नहीं कर पाया, चूंकि गोरखपुर में बहुत सारी चिंता थी तो वहां पर ज्यादा फोकस रहा हूं। मैं वहीं रहता हूं आजकल, ज्यादा काम वहीं पर करता हूं, बेस बनाया हूं। बाकी चीजों में अभी नहीं, बिकॉज मेरी जिम्मेदारी इस वक्त बहुत ज्यादा गोरखपुर के लेके है, बड़ा जनमानस है। तो होगा, कुछ भी परिवर्तन होगा, जो शीर्ष नेतृत्व का जो भी होगा, हम लोग संगठन के कार्यकर्ता हैं, उसका वेलकम करेंगे, स्वागत करेंगे, जो भी आदेश आएगा। और जिनको भी हम लोगों को मंत्री एज मंत्री के रूप में या जो भी दिया जाएगा कि ये आपके मंत्री हैं, ये आपके नेता हैं, एंड वील फॉलो दैट। ये एक प्रोटोकॉल है, हम लोग उसी तरह इस संगठन पे काम करते हैं। लेकिन रवि जी, आपको लगता है कि जो अटकलों का बाजार बहुत ज्यादा गर्म था, बहुत सारी बातें निकलकर सामने आ रही थी, जिस तरह से बीएल संतोष थे लखनऊ में और सभी नेताओं से बातचीत की थी, नेतृत्व परिवर्तन की आशंका थी, कहा जा रहा था कि मंत्रिमंडल में परिवर्तन होगा, तो एक तरह से इसको विराम देने की कोशिश? नहीं, इसी पार्टी का एक वे ऑफ वर्किंग है। वो कोलकाता के टाइम पे भी जाते हैं, संगठन आता है, संगठन बैठता है, एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से बीजेपी कार्यशैली को करती है जमीन पे। तो उनका एक 6-7 महीने बाद चुनाव में हम लोगों को उतरना है, तो पूरा उसकी प्लानिंग के लिए वो आए होंगे, कोई बदलाव के लिए नहीं आएंगे। आई एम वेरी श्योर अबाउट दैट। लेकिन अब विरोधी हैं, उन लोगों को कुछ भी बोलना है, लेकिन महाराज जी की छवि और ये सब कुछ इतनी ऊंची है, इतना उनका कद बड़ा है, उनकी ईमानदारी से, उनकी मेहनत से, कि उसको कोई आंच नहीं आएगी। ये पूरा जनमानस जान रहा था। तो इस वक्त सबसे मुफीद चेहरा और सबसे लोकप्रिय चेहरा सीएम योगी का ही दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर बीजेपी आगे बढ़ेगी प्रदेश में? जी ऑफ कोर्स यस, इसमें तो कोई इफ एंड बट, कोई डाउट ही नहीं किसी को।
चलिए रवि जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे रवि किशन, सांसद गोरखपुर और बीजेपी नेता, जो ये बता रहे थे कि सीएम योगी के नेतृत्व में 2022 का चुनाव लड़ा जाएगा। बैठकें होती हैं बीजेपी में और ये एक सामान्य प्रक्रिया है, इस पर कोई अटकल किसी तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। तो ये बातें अब निकलकर सामने आई है कि 2022 का चुनाव सीएम योगी के नेतृत्व में ही उत्तर प्रदेश में लड़ा जाएगा। खबर आ रही है और सूत्रों के हवाले से खबर है कि 2022 का चुनाव सीएम योगी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। इस बीच बहुत अटकलों का बाजार गर्म रहा। मंत्रिमंडल के विस्तार की बात हो रही थी, उसमें भी कई चेहरे शामिल होने की बात हो रही थी, लेकिन अब इन अटकलों पर विराम लगता दिखाई दे रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा की जलधारा इन दिनों बेहद प्रदूषित नजर आ रही है। बांधों से पानी छोड़े जाने और उत्तराखंड के पहाड़ों की बारिश से गंगा का जलस्तर तो बढ़ रहा है, लेकिन फाफा मऊ घाट पर गंगा का जल हरे रंग का दिख रहा है। इसके साथ ही गंगा के जल में सफेद झाग भी दिखाई दे रहा है। हिंदुओं की आस्था का प्रतीक गंगा नदी के पानी के दूषित होने को लेकर लोगों की भी चिंता बढ़ गई है। बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के चलते संगम नगरी प्रयागराज में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, लेकिन चिंताजनक बात यह है कि गंगा का जल जो है वो यहाँ पर गहरा हरा दिखाई दे रहा है। जैसा यहाँ पर पहले यमुना का जल दिखाई देता था, हालांकि इसको लोग स्वच्छ बता रहे हैं, लेकिन इसका जो रंग है वो हरा होता जा रहा है, आप देख सकते हैं। और यही रंग पहले यमुना का संगम में होता था और उस तरह का रंग होने को लेकर तमाम तरह के यहाँ पर कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि गंगा का जल जो है वो प्रदूषित हो रहा है, जिसकी वजह से इसका रंग यहाँ पर गहरा हरा होता जा रहा है। जल में ठहराव है, आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर सफ़ेद बुलबुले और झाग भी दिखाई दे रहे हैं। और इसका पानी का जो जल स्तर है यहाँ पर वो भी आप देख रहे हैं कि लगातार बढ़ रहा है। लेकिन ये जो आप इसकी गंदगी देख रहे हैं, इसमें जो समाई हुई है, उसकी वजह से यहाँ पर जल अब स्वच्छ नहीं रह गया है, आचमन के योग्य नहीं रह गया है। और अगर बारिश होती है और इसी तरह जल बाहर से आता रहा तो निश्चित तौर पर और भी जल प्रदूषित होगा। तो प्रशासन को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए कि गंगा में जो प्रदूषण बढ़ रहा है उसकी रोकथाम के लिए जल्द से जल्द कदम उठाए जाएं, ताकि गंगा को अविरल और निर्मल बनाया जा सके। केंद्र सरकार भी नमामि गंगे योजना के तहत लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन उसके बावजूद गंगा की जो दशा यहाँ फाफा मऊ घाट पर है वो अपने आप में कई गंभीर सवाल खड़े कर रही है। कैमरा पर्सन संजू मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। और ग्रेटर नोएडा के दादरी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश घायल हो गया। वहीं 3 बदमाश मौके से फरार हो गए थे, जिनमें कॉम्बिंग के बाद 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि एक अब भी फरार है। पुलिस को इनके पास से लूटी हुई कार और तमंचा भी बरामद हुआ है। जब ये चेकिंग के बैरियर को देखे तो इन्होंने बैरियर को धक्का मारते हुए, बैरियर को तोड़ते हुए आगे बढ़े। आगे से पुलिस पार्टी ने घेराबंदी की। घेराबंदी के पश्चात ये पुलिस पार्टी को आता देखकर इन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर की। पुलिस पार्टी में काउंटर एक्सचेंज में मोहम्मद असलम नामक एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। 3 बदमाश अंधेरे का लाभ उठाकर भागे। लगातार कॉम्बिंग की गई, 2 बदमाश और गिरफ्तार हुए हैं। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए।